हे एवरीवन, आज हम 2018 में रिलीज्ड द विच मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बेक नाम की लेडी को देखते हैं जो कि एक लैब की तरफ जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कि जंगल की तरफ भाग रही होती है और उसको पकड़ने के लिए डॉक्टर बेक के आदमी लगे होते हैं, लेकिन वो उस बच्ची को नहीं पकड़ पाते हैं। जिसके बाद डॉक्टर बेक उस बच्ची के बारे में पूछती है। तब चोई नाम का गार्ड उससे कहता है कि वो बच्ची हमसे बचकर निकल गई। फिर वो कहती है कि हेडक्वार्टर में बोल देना कि वो मारी गई और वैसे भी वो भागते भागते मरी जाएगी। फिर अगली सुबह वो बच्ची मिस्टर गू नाम के एक फार्मर को मिलती है। उस बच्ची की हालत काफ़ी ख़राब होती है, जिसके बाद मिस्टर गू उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन ज़्यादा चोट के कारण वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी और इसीलिए मिसेस गू उसे अपनी बेटी बनाकर पालने का डिसाइड करती हैं। फिर हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं जहां जायुन नाम की एक लड़की अपने फादर के फ्रेंड के शॉप से अपने जानवरों के लिए खाना उधार ले रही होती है, क्योंकि पैसे ना होने की वजह से उसके जानवर पिछले 2 दिन से भूखे थे। जायुन वही लड़की थी जिसको मारने के लिए डॉक्टर बेक के आदमी लगे थे। वो जानवरों का खाना लेके अपने घर आती है, जहां हमें पता चलता है कि मिसेज गू को भूलने की बीमारी है, जिससे वो थोड़ी थोड़ी देर बाद सब कुछ भूल जाती हैं। इधर जायुन को भी सर में एक अजीब सा दर्द होता है जो कि काफी खतरनाक था और वो ऑनलाइन इस बीमारी का इलाज ढूंढने लगती है। नेक्स्ट डे जायुन अपनी फ्रेंड के साथ स्कूल जा रही होती है, जहाँ पर उसकी दोस्त उसे एक सिंगिंग कंपटीशन के बारे में बताती है, क्योंकि जायुन को म्यूजिक पसंद था और उसे पैसों की भी ज़रूरत थी। इसीलिए जायुन इस कंपटीशन के लिए रेडी हो जाती है। ऑडिशन देने के बाद वो सेलेक्ट भी हो जाती है, जिससे जायुन की फैमिली काफ़ी खुश होती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ऑडिशन के दौरान जायुन एक छोटा सा मैजिक ट्रिक दिखाती है, जिससे उसके मार्क्स बूस्ट हो जाते हैं और शायद ये भी एक रीज़न था कि जायुन को सेकेंड राउंड के ऑडिशन के लिए सेलेक्ट कर लिया गया था। अब नेक्स्ट डे सेकेंड राउंड के ऑडिशन के लिए जायुन अपनी फ्रेंड के साथ निकल जाती है। तभी ट्रेन में उनके सामने एक लड़का बैठा होता है। वो जायुन से कहता है कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ, लेकिन जायुन को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता। इस लड़के का नाम नोबल था। वो नोबल को नहीं पहचान पाती क्योंकि उसकी याददाश्त तो पहले ही चली गई थी, जिसके बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है। जब जायुन सेकेंड राउंड का ऑडिशन दे रही होती है तो टीवी पे ये सब लाइव होता है और इसी दौरान डॉक्टर बेक के साथ साथ मिस्टर चोई भी उसे देख लेते हैं। डॉक्टर बेक उसको देख के पहचान जाती है और मिस्टर चोई से कहती है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जो बचपन में भाग गई थी। फिर इस कंपटीशन में जायुन जीत जाती है, जिससे उसकी दोस्त और जायुन काफ़ी खुश थे। लेकिन तभी जायुन को दौरा पड़ने लगता है और उसके नाक से ब्लड भी आने लगता है। फिर हमें पता चलता है कि वो जल्दी मरने वाली है और अगर उसे बचना है तो उसे अपने असली पेरेंट्स का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना होगा। लेकिन जायुन को अपने असली पेरेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं याद था, तो इसलिए अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। फिर जायुन और उसकी दोस्त दोनों घर जाने के लिए निकल जाती हैं। तभी रास्ते में मिस्टर चोई के कुछ आदमी जबरदस्ती जायुन को अपने साथ चलने का बोलते हैं, लेकिन जायुन की फ्रेंड चालाकी से उसे टैक्सी में बैठाकर अपने साथ घर के लिए निकल जाती है। फिर वो दोनों जब बस का वेट कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर नोबेल आ जाता है, जो कि जायुन से कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स घर में अकेले हैं, तुम्हें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था क्योंकि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर वो काफ़ी डर जाती है और तेज़ी से अपने घर के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड अपने डैड को कॉल करके जायुन के घर पहुंचने को कहती है, क्योंकि उसके फादर पुलिस ऑफिसर थे। तो वो जल्दी मिस्टर गू के घर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें नोबेल मिलता है। वो उसका आईडी कार्ड चेक करने लगते हैं, लेकिन उन्हें नोबेल के बारे में कुछ खास पता नहीं चलता। इधर जायुन अंदर आती है, जहाँ पर उसके घर की लाइट ऑफ होती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। लेकिन हॉल में पहुँचने पर उसे पता चलता है कि सब कुछ ठीक है। ये सब देखकर उसे काफ़ी सुकून मिलता है। फिर जाते जाते ऑफिसर जायुन से नोबेल के बारे में पूछता है, तो जायुन बताती है कि शायद उन लोगों ने मुझे गलत समझ लिया था, इसीलिए मेरे पीछे थे। फिर से एक साइंटिस्ट पर शिफ्ट होता है जो कि पहले डॉक्टर बेक के साथ काम करता था। वो जैसे ही अपने घर पहुंचता है उसे वहां पर नोबेल और उसके साथी मिलते हैं, जिन्होंने उसकी पूरी फैमिली मेम्बर को पहले ही मार दिया था। वो लोग उस साइंटिस्ट को भी मार देते हैं। असल में नोबेल उन सभी साइंटिस्ट को मार रहा था जिन्होंने डॉक्टर बेक के साथ मिलकर बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए थे। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां पर हम रिसर्च करने वाले कंपनी के ओनर को देखते हैं। उन्हें डॉक्टर बेक के बिहेवियर पर काफ़ी शक होता है, जहां पर चोई उन्हें बताता है कि डॉक्टर बेक ने हेडक्वार्टर में कुछ बच्चों को बुलाया है, जिसकी हेल्प से वो जायुन को पकड़ सकेंगी। फिर ओनर कहता है कि उस लड़की को मेरे पास जिंदा या मुर्दा ले आओ, क्योंकि मुझे उसका दिमाग चाहिए। फिर हम चोई के हाथ को देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस पर भी रिसर्च की गई थी और अब उसकी हालत ख़राब हो रही थी और इसीलिए ओनर को जायुन का दिमाग चाहिए था।
जिससे कि वो उन लोगों को ठीक कर सके। नेक्स्ट सीन में हम जायुन के सोने के बाद उसके घर में मिस्टर चोई के आदमियों को देखते हैं। वो जायुन के घर में घुस के जायुन पर अटैक कर देते हैं और उसके फ्रेंड को अपने अंडर में ले लेते हैं। लेकिन जायुन को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता, तो वो कहती है कि आप जिन्हें ढूंढ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। जिसके बाद वो गुंडे जायुन के फ्रेंड को मारने की धमकी देने लगते हैं। लेकिन तभी जायुन मिस्टर चोई के सारे आदमियों को मार देती है कि तभी उसे ऐसा करता हुआ नोबेल देख लेता है। वो जायुन से काफ़ी इम्प्रेस होता है और उसे अपने साथ चलने को बोलता है। फिर वो उसकी दोस्त को बताता है कि रिसर्च की वजह से जायुन का दिमाग इतना तेज़ चल रहा है कि ये चाहे तो हर चीज़ में फर्स्ट आ सकती है और यही कारण है कि ये सबसे आगे है। अगर जायुन नोबेल के साथ चलने से मना कर देती तो नोबेल उन सबको मार देता जिसे जायुन जानती थी। तो इसके बाद वो नोबेल के साथ चलने को तैयार हो जाती है। वो जायुन को उसी लैब में लेकर जाता है जहाँ से वो भाग गई थी। वहाँ उसे चेयर से बांध दिया जाता है। उसी लैब में डॉक्टर बेग भी थी जो कि उसे देखकर काफ़ी खुश होती है। लेकिन अब भी जायुन को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। फिर डॉक्टर बेग उससे कहती है कि वो धीरे धीरे उसे सारी बातें याद दिला देंगी। फिर डॉक्टर के इशारे पर जायुन के पास खड़ा हुआ एक लड़का उसे एक इंजेक्शन लगाता है जिससे उसको अपने पास्ट की सारी चीज़ें याद आने लगती हैं। उसके साथ और भी बच्चे थे जिन पर रिसर्च हो रही थी और उन बच्चों पर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट के बाद उनमें कुछ स्पेशल पावर आ गई थी। इन बच्चों को देखकर कंपनी काफ़ी डर गई क्योंकि इन बच्चों को कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल था। यहाँ तक कि वो बच्चे फिजिकली और मेंटली काफ़ी स्ट्रांग हो गए थे कि वो किसी का भी सामना अकेले कर सकते थे। और यही वजह थी जो कंपनी ने हेडक्वार्टर को ऑर्डर दिया था कि सभी बच्चों को ख़त्म कर दिया जाए ताकि इन फ्यूचर कोई खतरा ना बचे। लेकिन होता यह है कि जायुन उन लोगों में से बच जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी जायुन को काफ़ी दर्द होने लगता है और उसके नाक से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर डॉक्टर बताती है कि अगर तुम्हारा इलाज नहीं किया गया तो तुम्हारी पूरी बॉडी से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें बचा सकती हूँ क्योंकि मेरे ही डीएनए से तुम बनी हो। जायुन के पास खड़ा हुआ लड़का उसे फिर एक इंजेक्शन लगाता है जिससे वो बिल्कुल ठीक होने लगती है। लेकिन डॉक्टर उसे बताती है कि ये सिर्फ 1 मंथ का डोज है। 1 मंथ बाद इसका असर खत्म हो जाएगा और तुम्हें फिर से मेरे पास आना होगा। लेकिन तभी अचानक से असली स्टोरी सामने आती है जहां हमें पता चलता है कि जायुन बिल्कुल ठीक है। वो याददाश्त जाने का नाटक कर रही थी जबकि उसे सब कुछ याद था क्योंकि उसे सिर्फ वो इंजेक्शन लगवाना था जिससे उसकी जान बच जाए। फिर यहाँ से गजब की फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ वो डॉक्टर बेग के सारे आदमियों को मार देती है और डॉक्टर बेग के सामने आ जाती है। फिर वो बताती है कि तुम लोग मेरे पास नहीं आए बल्कि मैं तुम लोगों को अपने पास लेकर आई हूँ। ये सब मेरा प्लान था और मैंने टीवी पर अपनी पावर का यूज़ इसीलिए किया ताकि तुम लोग मुझे ढूंढ लो और मुझे उस इंजेक्शन का फॉर्मूला मिल जाए जिससे कि मैं ठीक हो जाऊं। तभी दूसरी तरफ से नोबेल अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। वो मिस्टर चोई के आदमियों पर अटैक कर देता है जहां नोबेल के आदमी चोई के आदमी पर भारी पड़ रहे होते हैं और मिस्टर चोई के सारे आदमी मारे जाते हैं। फिर नोबेल जायुन पर अटैक कर देता है लेकिन वो उसे चकमा देकर उसी पर अटैक कर देती है और उसे बहुत बुरी तरह मारती है। फिर डॉक्टर बेक वहाँ से बचकर निकलने लगती है कि तभी जायुन उसके पैर में गोली मारकर उसे वहीं पर गिरा देती है। फिर जब जायुन नोबेल को मारने वाली होती है कि तभी वहाँ चोई आकर उसे बचा लेता है और डॉक्टर बेक को वहीं पर शूट करके मार देता है। मिस्टर चोई जायुन के पास पहुँच जाता है और काफ़ी फाइट के बाद वो भी मारा जाता है। जिसके बाद नोबेल उसे बताता है कि बाकी फार्मूला हेडक्वार्टर में रखा हुआ है लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन जायुन के पास काफ़ी पावर थी, वो उसे चाकू से मारकर घायल कर देती है। जिसके बाद वो कहता है कि हम लोग पूरी तरह से मॉन्स्टर बन गए हैं, हम जीकर भी क्या करेंगे। तब जायुन कहती है कि मैं पहले की तरह एक नॉर्मल इंसान बनकर रहना चाहती हूँ। फिर वो नोबेल को भी मार देती है। जिसके बाद वो सारे फार्मूले के इंजेक्शन को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से निकलने के बाद वो हॉस्पिटल पहुँचती है। फिर उस बॉक्स में से 3 इंजेक्शन निकाल कर बाकी के बचे हुए इंजेक्शन को अपने डैड को देकर कहती है कि इस इंजेक्शन को मॉम को देने से उनकी मेमोरी पहले जैसी अच्छी हो जाएगी। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है जिसपे उसके डैड उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हें बचपन में नहीं अपनाना चाहिए था, तुम्हारी मॉम की वजह से हमने तुम्हें अपनाया। फिर सीन यही कट हो जाता है। जिसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर जायुन डॉक्टर बेक की ट्विन सिस्टर के पास पहुंच जाती है जो कि उसे बहुत सारे फार्मूले का इंजेक्शन देती है। लेकिन जायुन उनसे कहती है कि मुझे कोई परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। तभी वहां एक लड़की आती है जिसके फेस को देखकर लगता है कि उसे काफ़ी सूता गया है इससे पहले कि वो जायुन को कुछ करती। जायुन कहती है कि अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और इसके बाद ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।